आर्यन खान केस मामले में समीर वानखेड़े को बड़ा झटका लगा है। समीर वानखेड़े को आर्यन खान केस से हटा दिया गया है। ड्रग्स मामले से जुड़े कुल 5 केस वानखेड़े से वापस लिए गए हैं। अब इन तमाम मामलों की जांच एनसीबी का सेंट्रल जोन करेगा। मीडिया एजेंसी एएनआई से बात करते हुए वानखेड़े ने कहा कि इन्हें हटाया नहीं गया, बल्कि जिम्न में उन्होंने खुद कोर्ट में सेंट्रल एजेंसी के जरिए तफ्तीश की दरख्वास्त की थी। दूसरी तरफ रियासती काबीनी वजीर नवाब मलिक ने ट्वीट करते हुए तमाम 26 केसों की जांच का मुतालबा किया है। नवाब मलिक ने लिखा कि यह तो शुरुआत है, सिस्टम की बहुत ज्यादा सफाई होनी है। ख्याल रहे कि आर्यन खान मामले में नवाब मलिक मुसलसल समीर वानखेड़े के इकदामात पर सवाल उठाते रहे हैं। त्रिपुरा तशद्दुद को लेकर फैक्ट फाइंडिंग करने गई सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की टीम के 2 अरकान के खिलाफ यूएपीए लगाने के खिलाफ दिल्ली में एहतजाज हुआ। त्रिपुरा भवन पर हुए मुजाहरे में समाजी तंजीमों, तलबा तंजीमों और दिल्ली के वकला खासतौर पर शामिल हुए। एहतजाजियों ने यूएपीए हटाने की मांग की। साथ ही त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ मजालिम ढाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वकला ने साफ तौर पर इस मामले में यूएपीए के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। वकला का कहना है कि वो एडवोकेट मुकेश और अंसार इंदौरी के साथ खड़े हैं। ख्याल है कि त्रिपुरा हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फैक्ट फाइंडिंग टीम के 2 अरकान पर यूएपीए लगाया गया है। एडवोकेट मुकेश और एडवोकेट अंसार पर चार्ज लगाया गया है, लेकिन इस पूरे मामले पर एडवोकेट मुकेश और एडवोकेट अंसार का कहना है कि उन्होंने जो देखा वही लिखा है और जो इन्हें लोगों ने बताया वही लिखा गया। यूएपीए लगाया है लॉयरों पर, इसकी हम बहुत निंदा करते हैं, मुखालफत करते हैं। वजह इसकी ये है कि वहाँ राइट्स हुए, पूरी दुनिया ने देखा, हमारे मीडिया ने देखा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने देखा, लेकिन ये लॉयर्स उसी चीज़ को बताने आए थे कि देखो मस्जिदों को जला दिया गया, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म कर दिया गया। कुछ गांव वहाँ पे ऐसे भी हैं कि जहाँ पे हिंदू आगे आए और उन्होंने कहा कि हम मस्जिद को तोड़ने नहीं देंगे, लेकिन ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय सेवक संघ मुल्क को किस रास्ते पर ले जा रहे हैं? क्या मुल्क हमारा नहीं है? लॉयर्स गए थे वहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग के लिए। वो कोई इलीगल काम करने नहीं गए थे, वो पता ही करने गए थे। जो काम पुलिस का है, जो काम इन्वेस्टिगेशन करने का पुलिस का है, वो पर्सनली लॉयर्स अपने ऊपर लेके जाके काम करने के लिए गए थे। और उनको ऐसे ट्रीट करना, मुझे जहाँ तक पता चला है कि उनको गलत तरीके से वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ है, उनका उपनाम पूछा जा रहा है वहाँ पे, तो उनको ऐसे ट्रीट करना, फिर उसके ऊपर उनके ऊपर अभी मतलब पहले सीआरपीसी में केसेस फाइल करना, एफआईआर फाइल करना, उसके बाद यूएपीए के अंदर में ये इतना यूएपीए एक्ट छोटा एक्ट नहीं है। क्या जिस तरीके से कहा गया कि फैब्रिकेटेड एक रिपोर्ट जो है इन वकीलों ने बनाई है, उसको वापस लेना चाहिए, उनको 10 तारीख तक के लिए कहा गया है कि वो वहां पर जाएं। जी देखिए, फैब्रिकेटेड किसी चीज़ को कह देना बहुत आसान होता है। वो रिपोर्ट पब्लिकली रिलीज़ की गई है, प्रेस वालों के पास है, आपके पास भी होगी और उनके पास भी है। उस रिपोर्ट में वो पॉइंट आउट करे ना कि ये जो पैराग्राफ है ये फैब्रिकेटेड है, इस वीडियो में जो ये लाइन फलाने ने कहा ये फैब्रिकेटेड है। ओवरऑल ऐसे हवा में कह देना कि फैब्रिकेटेड है, और अगर फैब्रिकेटेड है तो आप उस पर हमारे ऊपर कीजिए, आप केस कर दीजिए, लेकिन वो यूएपीए का मैटर कहाँ से बन जाता है? त्रिपुरा पुलिस के नोटिस में जो नोटिस भेजा गया है उसमें फैक्ट फाइंडिंग शब्द मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तब उनका मंशा कि आप वहाँ पे एक फैक्ट फाइंडिंग करने गए थे, इसके लिए आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये मंशा सामने आएगा। कहा जा रहा है कि आपने ऐसा कुछ सोशल मीडिया में लिख दिया है। पहली बात तो ये दोनों में से कोई भी अगरतला में मौजूद नहीं थे जब वायलेंस हुआ था। दूसरी बात, हम चैलेंज करते हैं कि ऐसा कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट आप दिखा दीजिए जो है किसी भी तरीके से वायलेंस से रिलेटेड है। इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन त्रिपुरा से है ही नहीं। जो यूएपीए हमारे साथी मुकेश पर और अंसार इंदौरी पर लगाया गया है, उसे हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फैक्ट दिखाया, सच दिखाया है, और सच बोलना जुर्म। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कौमी सेक्रेटरी कॉमरेड अतुल कुमार अंजान ने त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और मुल्क के दीगर हिस्सों में हुए फिरकावाराना फसाद को हुकूमत की साजिश का हिस्सा करार दिया। अतुल कुमार अंजान का कहना है कि हुकूमत के जरिए एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत आवाम के जहन को भटकाने के लिए इस तरह के फसादात कराए जा रहे हैं, ताकि मुल्क के अवाम महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद न कर सकें। धार्मिक और जातिगत आधार पर लोगों को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर, और जातियों के बीच में टकराहट पैदा कर रहे हैं। हाल ही में राजा भोज के नाम पर पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
उनकी मूर्ति को लगाने के लिए योगी जी गए थे। बड़ा भारी द्वेष और अंतर्द्वेष पैदा करके आए हैं गुर्जर और गैर गुर्जर। त्रिपुरा समेत मुल्क में मुताद्दिद मकामात पर फसादात हो रहे हैं, जिसको लेकर मुसलमानों में बेचैनी और तशवीश फैलती जा रही है। इस मामले पर मुमरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उलमाए कराम ने कहा कि हमें इस वक्त दुआओं के साथ साथ अपने आमाल का मुहासबा करने की जरूरत है। साथ ही उलमा ने शरपसंदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया। इंसाफ का चेहरा देखकर फैसला किया गया। ये जो जुल्म हमारे साथ हो रहा है ये मक्की दौर की याद दिलाता है, और मक्की दौर के मजलूम मुसलमानों ही ने आपने देखा कि फतेह मक्का की शक्ल में मक्का को तस्खीर कर लिया था। जो उन मुसलमानों ने जिस तरह इताअत रसूल किया था, मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार होकर के इताअत रसूल के लिए तैयार होना चाहिए, अल्लाह की इबादत और रियाजत के लिए तैयार होना चाहिए। दुनिया में जो कुछ भी होता है वो इज़्न इलाही के बगैर नहीं होता। हमारा रब हमसे नाराज़ है, बजाय इसके कि हम इन बेईमानों को राज़ी करें जो सत्ता की रोटियां सेकते हैं, इनके सामने गिड़गिड़ाएं। अल्लाह का दरबार खुला हुआ है। दो काम हिंदुस्तान के मुसलमानों को करना चाहिए, बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों को करना चाहिए। इस जुल्म का खात्मा होगा। एक काम है अल्लाह का डर मजबूती से पकड़ा जाए, दूसरा काम है अल्लाह का दर मजबूती से पकड़ा जाए। इस्लाम के बारे में लोगों को, खास तरीके से गैर मुस्लिम भाइयों को वो बात मालूम है जो दूसरों ने उनको बताई है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनको नहीं है। जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो इस्लाम के बारे में बता रहे हैं, लोग वो जान लें। जो इस्लाम को रोज़ाना नहीं पसंद करते वो इस्लाम के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे देश में मौजूद हैं जो जानबूझ करके मनसूबाबंद तरीके से इस्लाम को डैमेज करना उनका मशगला है। दिन रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कुरान के बारे में, तलाक़ के बारे में, ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं। दिन रात उनका यही काम है। अब हमारा मसला ये है कि हम गैर मुस्लिम भाइयों से ज़रा रब्त ताल्लुक़ हमारा कम हो गया है। हमारा उठना बैठना उनके दरमियान हो, चलना फिरना हो, उनके दुर्दर्द में हम शरीक हों। कोई बीमार हो जाए तो खड़े हो जाएं उनकी इयादत के लिए, कोई कैजुअल्टी हो जाए तो वहाँ खड़े हो जाएं। तो इससे देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज़ ये था कि आपने कभी भी दावत नहीं दी। आपने दावत से पहले पर्सनल कॉन्टेक्ट के ज़रिए लोगों के काम आए। तो जब आप लोगों के काम आ जाते थे तो दिल नर्म हो जाता था, तो आप जो बात करते थे वो लोग कबूल करने के लिए तैयार हो जाते। आज हमको अपने दाएँ बाएँ जो गैर मुस्लिम हैं उनसे अच्छे रवाबित रखने चाहिए, अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। ये इस बात की बड़ी कमी है, हम तमाम उसमें कोता हैं। जिसको आगे उत्तर प्रदेश के इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में असातिज़ा की तकर्री के लिए उर्दू की लाजमियत ख़त्म करने का मामला अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। योगी हुकूमत के इस मुतनाज़ा फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने अपनी आवाज़ उठाने का ऐलान किया है। एसोसिएशन के तर्जुमान हारून साकिब का कहना है कि दीनी मदारिस की तकर्री में उर्दू की लाजमियत ख़त्म करना यूपी मदरसा बोर्ड के तालीमी ज़ाब्तों की सख्त खिलाफ वर्जी है। हारून का कहना है कि दीनी मदारिस में उर्दू ज़बान बुनियादी उनसुर की हैसियत रखती है। हारून साकिब का यह भी कहना है कि टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया का एक वफ्द जल्द ही रियासती हुकूमत से इस सिलसिले में मुलाकात करेगा। ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश भी इस ज़ाब्ते के और इस सर्कुलर के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाएगा और बहुत जल्द ही इस सिलसिले में एक नुमाइंदा वफ्द हुकूमती सतह पर से मुलाकात करेगा और पूरी तफसीलात से आगाह भी करेगा कि भाई इस एक्ट को या इस कानून को जो नए सिरे से लागू किया गया है उसे कलअदम करार दिया जाए, ताकि मदारिस की रूह और उसका जो बुनियादी उनसुर है वो बरकरार रहे। और इसके लाजमियत को ख़त्म करने की कोई ज़रूरत मैं समझता हूँ कि महसूस भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ाब्ता पहले से मदारिस में असरी तालीम का नज़्म है ही। तो सिर्फ एक नियुक्ति के लिए इसके कदीम और बुनियादी ढांचे को ख़त्म करना हुकूमत की मंशे और उसकी नीयत पर शक व शुबा के अलावा और कुछ। आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम में नमाज अदा करने के मकाम पर गोवर्धन पूजा का इनेकाद किया गया। पूजा में बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा और यति नरसिम्हानंद ने शिरकत की। यहां नमाज अदा किए जाने पर दाएं बाजू की तंजीमों और मकामी लोगों को एतराज है। देखिए रिपोर्ट। गुरुग्राम में खुले आसमान के नीचे मुसलमानों के जरिए नमाज अदा किए जाने पर खींचतान जारी है।
दाएं बाजू की तंजीमें इस अमल की मुखालिफत कर रही हैं। मुजाहिमत के दरमियान आज संयुक्त संघर्ष समिति ने गुरुग्राम में सेक्टर 12A में गोवर्धन पूजा का एहतमाम किया, जिसमें बीजेपी लीडर कपिल शर्मा और हरजा सराय के लिए मशहूर यति नरसिम्हानंद ने शिरकत की। ये पूजा उसी जगह हुई जहां पर जुमे को नमाज अदा की जाती थी। गुज़िश्ता इतवार समिति ने अवामी मकामात पर नमाज अदा किए जाने की मुखालिफत में गोवर्धन पूजा का एहतमाम करने का ऐलान किया था, जिस पर मुसलमानों के कुछ नुमाइंदों ने नमाज के लिए जगह मुंतकिल करने का इरादा जाहिर किया था, बशर्ते कि उन्हें मुतबादिल जगह नमाज के लिए दी जाएगी या औकाफ की जमीनों पर से तजावुजात हटाए जाएं। इस बीच गुरुग्राम इंतजामिया दाएं बाजू की तंजीमों के दबाव के आगे झुक गई है। हाल ही में गुरुग्राम इंतजामिया ने 37 मकामात में से 8 मकामात पर नमाज जुमा की मिली इजाजत को खत्म कर दिया है। आप अपनी परिधि के अंदर, अपने परिसर के अंदर, यहाँ पर तो कुछ होता नहीं था ना, कोई तो मस्जिद नहीं होती थी, आज है ना, यानी कि यहाँ पर किसी ने रोका तो नहीं, किसी ने विरोध तो नहीं किया, किसी ने आपको पीछे धकेलने की कोशिश तो नहीं की। लेकिन अगर हमको पीछे धकेलोगे, दीवार पे जाके टिका दोगे, किसी को इतना पीछे धकेल दो कि वो दीवार पे जाके टिक जाए, तो एक धक्का तो फिर मारना ही पड़ता है। गुज़िश्ता कुछ महीनों से हिंदुत्व तंजीमों के जरिए गुरुग्राम के कई मकामात पर खुले में नमाज जुमा के खिलाफ मुजाहरा किया जा रहा था और विश्व हिंदू परिषद के साथ कुछ दीगर हिंदुत्व तंजीमों ने मिलकर ऐलान किया था कि वो सभी 37 मकामात पर खुले में नमाज की मुखालिफत करेंगे। अब जिन मकामात पर नमाज जुमा अब नहीं हो पाएगी उनमें बंगाली बस्ती सेक्टर 49, वी ब्लॉक DLF 3, सूरत नगर फेज 1, खेड़ी माजरा गांव के बाहर, द्वारिका एक्सप्रेस वे पर दौलताबाद गांव के पास, सेक्टर 68 में गांव रामगढ़ के पास DLF स्क्वायर टावर शामिल हैं। एहतजाजी मुजाहरे में शामिल 26 अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी की गई है। देखिए, इस तरह के लोग हर ज़माने में और हर तबके में होते हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज ही कर देने में फ़ायदा है। उनको लेकर के अगर हम भी उनकी जवाबी कार्रवाई करेंगे और जवाब देंगे तो माहौल ख़राब होगा, भाईचारा ख़राब होगा, शहर की फ़िज़ा बिगड़ेगी, तो हम वो नहीं चाहते। हमने पहले भी कहा था और यही हुआ कि कुछ जगहों पर जहाँ वो आए पूजा करने के लिए, हमने अपने मौलानाओं को मना कर दिया कि आप लोग नमाज ना पढ़ें, तो नमाज नहीं हुई। इस बीच खबर है कि गुरुग्राम इंतजामिया ने इस तनाज़े के सद्देबाब के लिए दोनों फरीक़ैन के माबैन मीटिंग भी तलब की है। ताहम मीटिंग में हुई बातचीत की जानकारी मीडिया में नहीं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। मैं इसके लिए न्यूज़ 18 को बधाई भी देना चाहूँगी, उर्दू का स्पेशली, क्योंकि समाज का बहुत सारा, महिलाओं का स्पेशली ऐसा तबका है जहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं बहुत सारे मीडिया वाले, जो नहीं देखती हैं और जो नहीं समझती हैं। अगर उर्दू में और हिंदी में बात करने पर वो उनको समझ आती हो और अपने हक के लिए वो लड़ने के लिए खड़ी हों, तो मुझे लगता है वो हिस्सा जो इग्नोर है अभी समाज का, वो भी आगे आ। कोरोना कहर में राजधानी भोपाल में ऐसे बहुत से खुशहाल खानदान थे जो वबाई बीमारी के सबब वीरान हो गए। ऐसे घराने के तलबा जिनके सरपरस्तों का कोरोना कहर में इंतकाल हो गया, मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने इन तलबा के तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सोसाइटी ने ऐसे तलबा को तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए चेक भी तकसीम किए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना की वबाई बीमारी का जोर भले ही अब कम हो गया हो और मामूलाते जिंदगी पटरी पर आने लगी हो, लेकिन अब भी कोरोना कहर और हर जानिब लाशों का मंजर रूह कांप उठती है। मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों की तरह राजधानी भोपाल में भी कोरोना की वबाई बीमारी के सबब कितने खुशहाल घर वीरान हो गए। ऐसे घराने जिनके यहाँ कोरोना की दस्तक से महरूमी हुई, उन घराने के तलबा के तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने तारीखी कदम उठाया है। सरपरस्तों से महरूम तलबा को बुलाकर न सिर्फ उनके करियर को लेकर
काउंसलिंग की गई, बल्कि उन्हें उनके तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए चेक भी तकसीम किए गए। पहली प्रेफरेंस यतीम बच्चों को देता है जिनके फादर नहीं है, और ऑलमोस्ट जिन बच्चों को आज स्कॉलरशिप दी गई है उनमें से एक बड़ा नंबर उन्हीं बच्चों का था। क्योंकि हम ज़कात ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहले उन बच्चों को जो यतीम हैं, जिनकी माशी एतबार से कमज़ोर हैं, उनको सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाए। एक बड़ी चीज़ होती है जब आदमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है और उसको मोटिवेट करने वाले लोग मौजूद होते हैं, आगे बढ़ाने वाले, बढ़ावा देने वाले, और यानी उनकी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए उनको रास्ता दिखाने वाले लोग होते हैं। मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी के जरिए ऐसे तलबा जिनके वालिदैन या सरपरस्त कोरोना कहर में दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनका सर्वे कराया गया और उनकी तालीमी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए उन्हें किताब फराहमी और फीस की अदायगी के लिए कदम उठाया गया। इस ताल्लुक से तलबा अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस अंदाज में करते हैं। यहाँ आने से मुझे चेक मिला है और मुझे बताया है कि आगे मैं कौन सा सब्जेक्ट क्या ले लूँ क्या, और मुझे यहाँ पे बहुत हेल्प मिली है। यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं और बुक्स मिलती हैं। इस वजह मुझे इसमें एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मी कैप्स वालों ने मुझे बहुत हेल्प करा है। मुझे बुक्स दी हैं, मुझे चेक्स मिले हैं, यहाँ से चेक्स प्रोवाइड हुए हैं, और है ना जो मुझे एजुकेशन की प्रॉब्लम हो रही थी अब वो क्लियर हो चुकी है। क्या क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंट्स हमारे लिए, ये सब बताया है। वाज़ेह है कि मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी के जरिए 80 की दहाई से अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने का काम किया जाता है, लेकिन इस बार हालात के मद्देनज़र सोसाइटी ने पहले उन तलबा को स्कॉलरशिप की शक्ल में माली ताउन करने का कदम उठाया है जो तलबा कोरोना कहर में अपने सरपरस्तों से महरूम हो गए हैं। सोसाइटी के जरिए दिगर तलबा की माली मदद और करियर काउंसलिंग का काम दूसरे मरहले में जारी किया जाएगा, ताकि सभी तरह के ज़रूरतमंद तलबा की तालीमी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में वज़ू खानों को बंद कर दिया गया था, लेकिन लॉकडाउन को ख़त्म होते ही काफ़ी वक्त गुजर चुका है। ताहम अब तक दरगाह के वज़ू खानों को इस्तेमाल के लिए खोला नहीं गया। दरगाह के इन वज़ू खानों से दरगाह के अब्बासियों का रोज़गार भी जुड़ा हुआ है। ज़ियारत करने आने वाले लोग दरगाह में वज़ू के लिए इन अब्बासियों को पैसे देकर वज़ू खाने भरवाते हैं, जिससे दरगाह में पहुंचे अकीदतमंद वज़ू कर लेते थे और इनका रोज़गार चलता था। लेकिन वज़ू खाने बंद होने की वजह से अब्बासियों का रोज़गार छिन गया है। अब्बासियों ने मुतालबा किया है कि इन वज़ू खानों को खोला जाए। हजारों लोग यकीदे से पानी डलवाते हैं सरकार गरीब नवाज के दरबार में, तो कुछ मियाँ लोगों के घर पे भी ये पानी जाता है वज़ू खाने का हर जुम्मे की नमाज के बाद, जुमेरात के अंदर। तो ये हमारे हौज बंद होते हैं, जो कुछ बीमार मेहमान लोग आते हैं शफात पाते हैं इस पानी से। ये यकीदा है मेहमानों का हमारे दरबार का, जो शफात पाते हैं इस पानी से। तो ये हौज बंद होने से बहुत से लोग मायूस भी होते हैं कि कहते हैं कि ये हौज बंद है, हम पानी कहाँ से लेकर के जाएँ। चक्कर ये है, अब बहुत से मियाँ लोग कहते हैं हजरत लोग कि हमारे घर पे मशक भर के लाओ हौज, हम लोग कहाँ से लाएंगे, तब हौज के अंदर पानी नहीं था, हम लोग कहाँ से लाएंगे। अब हम लोग 60-70 जनी हैं, 60-70 जनी हम लोग सिर्फ यहाँ सरकार गरीब नवाज की बीवियों के रोज़े पर कमाते हैं। हम 60-70 परिवार के घर लोग हैं, तो हम लोग सब लोग यहाँ पर ही कमाते हैं। तो हम लोगों की क्या है, जैसे हौज चालू होते ना तो हम लोग बढ़ जाते ना, तो हम लोगों का काम धंधा चल जाता है। अब यहाँ पे 60-70 जनी एक साथ कमाएंगे, 60-70 घर वाले एक साथ कमाएंगे, तो फिर हमारे को थोड़ी सी उलझन होती है, परेशानी होती है। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार का वज़ू खाना खुल जाए, और कुछ नहीं चाहते हैं, दोनों वज़ू खाना खुल जाए, ताकि हमारे मियाँ लोगों को तकलीफ में हमारे पानी जो मांगते हैं वो पानी हम लोग लेकर के दाएं मियाँ लोगों के घर पे, सैयद लोगों के घर पे, क्योंकि बहुत से मियाँ लोग बीमारी में भी पीते हैं इसको, तो उनसे शफात मिलती है। कुछ लोग घरों में छिड़काव करवाते हैं। अजमेर के दरगाह इलाके में मोबाइल नेटवर्क के सही से काम न करने की वजह से ज़ायरीन और मकामी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और आसपास के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क गड़बड़ाया हुआ है, जिससे खुद्दाम, ज़ायरीन और मकामी लोग परेशान हैं। मुहर्रम शरीफ से लेकर अब तक तमाम मोबाइलों का नेटवर्क बिल्कुल नहीं चल रहा है। आने वाले ज़ायरीन यहाँ पर बहुत परेशान होते हैं और ज़ायरीन बिछड़ भी जाते हैं कई बार, तो उनको अनाउंसमेंट करके मिलवाया जाता है, ढूंढवाया जाता है और उनको मिलाया जाता है।
तो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आने वाले ज़ायरीनों को एक सहूलियत यही है कि मोबाइल में एक दूसरे से मिल पाते हैं वो, और ये मोबाइल की नेटवर्क की कमियां आ रही हैं और उस कमियों को दूर करना ज़रूरी है। अभी फरवरी में गरीब नवाज का उर्स मुबारक आ रहा है जिसके अंदर लाखों लोग यहाँ पर आएंगे, तब भी मोबाइल की। और अब आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। आदाब। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में और नए एपिसोड के साथ मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते क्रिप्टो मार्केट में कौन सी खबरों ने हलचल मचाई है। क्रिप्टो में उछाल जारी रहने के चलते इथर ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। शुक्रवार को इथर $4,400 के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसने मई 2021 में $4,379 के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 510.4 बिलियन है। 2021 में ये करेंसी 476% बढ़ चुकी है। मार्केट में चर्चा है कि यूएस रेगुलेटर्स जल्द ही ईथर बेस्ड ETF को मंजूरी दे सकते हैं। ये खबर भी इस करेंसी को बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। क्रिप्टो पंक NFT $530 मिलियन में बिका। ऑन पेपर ये अब तक का सबसे महंगा NFT है। गुरुवार को किसी ने क्रिप्टो पंक NFT 1,24,457 इथेरियम यानी लगभग $532 मिलियन में खरीदा। हालांकि कैच ये है कि जिस व्यक्ति ने ये ट्रांजैक्शन किया उसने ये NFT अपने पास से ही खरीदा है। क्रिप्टो करेंसी की तरह NFT भी डिजिटल वॉलेट में रखे जाते हैं। एक इंडिविजुअल्स कितने वॉलेट बना सकते हैं इसका कोई लिमिट नहीं है। जिस व्यक्ति ने ये ट्रांजैक्शन किया उसने NFT को वॉलेट A से वॉलेट B में ट्रांसफर कर दिया, फिर वॉलेट C से वॉलेट B से $532 मिलियन में NFT खरीदा और इसे तुरंत वॉलेट A में ट्रांसफर कर दिया। स्क्विड गेम क्रिप्टो की कीमत एक दिन में 2400% बढ़ी। स्क्विड गेम क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम नेटफ्लिक्स की हिट साउथ कोरियन सीरीज के नाम पर है, इस क्रिप्टो करेंसी ने 24 घंटे में अपनी कीमत में 2400% का इजाफा करके लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। स्क्विड गेम क्रिप्टो ने पिछले 20 अक्टूबर को अपनी प्री सेल शुरू की और इस क्रिप्टो के व्हाइट पेपर के मुताबिक ये 1 सेकंड में बिक रहा है। CNBC ने कहा ये पहली बार नहीं कि किसी पैरोडी क्रिप्टो ने ये मैसिव हाइप देखा है। जैसे कि एक दूसरी क्रिप्टो शिबा इनू कॉइन जो एक मेमे से इंस्पायर्ड थी, अभी भी उसकी कीमत तेजी से बढ़ रही है और नई क्रिप्टो स्क्विड गेम में भी यही ट्रेंड देखा जा रहा है। मंगलवार को इसकी कीमत महज 1 सेंट थी जो शुक्रवार तक बढ़कर $4.39 तक पहुंच गई। इस करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $174 मिलियन से ज्यादा है। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।